नमस्कार। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इस विषय में आज की इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय गोष्ठी में मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सभी के मार्गदर्शक, मौलिक चिंतक, परम आदरणीय माननीय सुरेश सोनी जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत जी, यहाँ के स्थानीय लोकसभा सदस्य श्री अनिल फिरोजिया जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, भारतीय ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर घंटी मूर्ति जी, एमपी सीएसटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनसीएसएम श्री के.एस. मुरली जी तथा यहाँ उपस्थित देश विदेश से आए हुए इस विषय पे रुचि रखने वाला बौद्धिक जगत से जुड़े सभी महानुभाव और आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रगण, परमादरणीय माननीय सोनी जी ने इस विषय की नोट एड्रेस रखते हुए आज आपके सामने एक चैलेंज, एक प्रकार से एक अपेक्षा, एक प्रकार से एक दायित्व छोड़ के गया है। हम सब लोग एक सभ्यता की नगरी उज्जैन अवंतिका में उपस्थित है। भारत में जितने आज के समय में हम आध्यात्म स्थली या मंदिर या परंपरा के स्थान दिखते हैं, आज के समय में अमूमन हम उसको एक धार्मिक दृष्टि से दिखते हैं। आस्था, परंपरा और पूजा की विश्वास हम उस स्थानों में जाते हैं। मित्रों, गहराई से अगर उस सभी स्थानों का हम अध्ययन करते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, इनकी सभ्यतागत चरित्र को समीक्षा करते हैं, ये सभी केंद्र उज्जैन हो, काशी हो, कांची हो या पूरी धाम हो, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित एक जीता जागता प्रयोगशाला है, जिसमें विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिकता, अभी मेरे पूर्व किसी ने कहा विज्ञान आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है, इनकम्प्लीट है। महाकाल जहां विराज करते हैं, उज्जैन हमारी भारतीय परंपरा का एक अद्वितीय स्थान है, जिसकी एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। मित्रों, इस पवित्र उज्जैन में हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं और किस समय में एकत्रित हुए हैं और किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? आज हम 2026 में एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन, उसके मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और देश के लोकप्रिय दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। दोनों सरकारों ने उनके अनेक संस्थाओं को एकत्रित करके भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित एक नई न्यू ऑर्डर बनाने के लिए, एक नई नैरेटिव खड़ा करने के लिए, नई परिभाषा खड़ा करने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना है। हम 2026 में एकत्रित हुए हैं। आज से 2 दशक बाद देश ने सामूहिक निर्णय किया है, हमें भारत को विकसित करना है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन रूप में बनानी है। भारत अगर एक डेवलप्ड नेशन होगी, तब भारत की विज्ञान, भारत की परंपरा आधारित ज्ञान और भारत की आवश्यकता, जब मैं भारत की आवश्यकता कहता हूं, यह केवल भारत की आवश्यकता तक सीमित नहीं रहा है, यह वैश्विक आवश्यकता बन चुकी है। हम सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की विश्वासी रहे हैं। भारत की ज्ञान परंपरा आज विश्व भर पर्यावरण को लेकर चिंतित है,
सस्टेनेबल इकोनॉमी एक नया ऑर्डर बन रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा में, जीवन प्रवाह में पर्यावरण के संतुलन, पर्यावरण प्रति उत्तरदायित्व, पर्यावरण आधारित एक संतुलित जीवन प्रवाह, आफ्टर ऑल आखिरी ये सारा विषय के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य की सोच केवल वस्तुवादी नहीं हो सकता है, केवल एक मैटेरियलिस्टिक अप्रोच से नहीं चल सकता है। उसकी मैटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट अगर एक आध्यात्मिकता से जुड़ती है तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल की ओर जाता है। यही विज्ञान और आध्यात्मिकता के सामूहिक प्रायोजन की एक प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। हमें 2047 तक ऐसे एक ऑर्डर बनानी है, ऐसे एक व्यवस्था बनानी है जो दुनिया की आवश्यकता को पूरा करेगा, भारत की आवश्यकता को पूरा करने के साथ। इसीलिए मित्रों, ये हम सबके कॉमन रिजोल्यूशन है, सामूहिक संकल्प है। आज विज्ञान की नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी हमको सुविधा भी देती है, हमको चुनौती भी देती है। उस समय में हमें रास्ता क्या निकालना, यह हमारी चुनौती है। मित्रों, जिस विषय को लेकर हम एकत्रित हुए हैं, यह कोई संदेह, किसी भी अनुसंधान को पढ़ा जाए, किसी भी अनुसंधान को समीक्षा किया जाए, उज्जैन के बिना काल गणना अधूरा होगा। जहां मध्य रेखा और कर्क रेखा का केंद्र बिंदु उज्जैन और उज्जैन के आसपास है। कभी इसीलिए सभ्यता के आधार पे इसको महाकाल की नगरी कहा गया है। वेस्टर्न वॉल के लिए टाइम एक कैलकुलेशन है, एक गणना है। भारत की जिंदगी में, भारत की सभ्यता में समय और टाइम में फर्क है। समय एक भावना है, समय एक अभिव्यक्ति है, समय एक सांप्रतिक समय की आवश्यकता को पूरा करने वाला एक ब्रिज है। हमें समय की, जैसे भी पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में 1, 2, 3, 31 तक सीमित, भारत में पल पल की वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन है। सारे के साथ हमारी देवा देवी की उपस्थिति संलग्न है, हमारी उत्सव उसमें जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान उसमें से जुड़ा हुआ है। मैं आज सौभाग्य मेरे को मिला महाकाल के दर्शन के लिए। जब मैंने महाकाल के अभिषेक करने को मेरे को सौभाग्य मिला, विद्वानों ने मेरे को बताया आज वैशाख की पहला दिन है। वैशाख के पहला दिन में हमारी व्यवस्था क्या है, महाप्रभु को भी ग्रीष्मकालीन चुनौतियां आएगी, इसीलिए उनको शीतलीकरण करने के लिए उनके माथे के ऊपर निरंतर मिट्टी की मटके से पानी रखने की व्यवस्था है। यह एक धार्मिक रिचुअल्स नहीं है, यह निहित एक वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। समाज कैसे चलेगा, गर्मी में हम क्या करेंगे, जाड़े में क्या करेंगे, बारिश में क्या करेंगे, कब क्या खाना खाएंगे, यह सब हमारी काल गणना से जुड़ी हुई है। हम सब की सौभाग्य है इस काल गणना की आदि केंद्र उज्जैन है, अवंतिका है, महाकाल है। जब कुछ दिन पहले माननीय सोनी जी के मार्गदर्शन में, एक प्रकार से मैं कहूं प्रेरणा से, आदरणीय भाई साहब मोहन जी और हम लोग मिले थे और कई दिनों से हमारी प्रयास चल रही है। दुनिया की रीति नीति बदल रहा है। आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में एक अग्रणी देश करके खुद को स्थापित कर रहा है। ड्रोन स्पेस फैमिली की एक छोटी सी उपक्रम है। अभी दुनिया में हम युद्ध की स्थिति में, ये कोई अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आज दुनिया की सैन्य शक्ति का, कभी हाथी होता था, कभी टैंक होते थे, कभी युद्ध पोत होते थे, जहाज होते थे, कभी रॉकेट होते थे। अभी ड्रोन किसके पास कितना है, ये उसकी कैलकुलेशन है। ये ड्रोन आज डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट की, नभमंडल की अख्तियार किसके हाथ में रहेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम नभमंडल हो चुका है। सैनिक शक्ति की दक्षता की प्रमाण नभमंडल हो चुका है। ये सारा विषय काल गणना से जुड़ी हुई है, स्पेस क्राफ्ट से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है। यह केवल भारत में वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें
बदनाम करने के लिए, हमारे ज्ञान को सीमित करने के लिए इसकी भाषा को बदला। अभी भारत सरकार भारत की ज्ञान परंपरा को एकत्रित करने के लिए ज्ञान भारतम योजना ला रही है। उसकी मूल उद्देश्य क्या है? भारत सरकार नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व देती है। ज्ञान की मोनोपोली कोई भाषा की नहीं है। ज्ञान सभी भारतीय भाषा में है, दुनिया की सभी भाषा में है, दुनिया की सभी लोक भाषा में है। मैं भारत में इस विषय को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारत की भाषा के आगे भारत की लोक संस्कृति, लोक परिभाषा है, लोक भाषा है। ये सारे को समय के अनुଯାयी विज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, तब जाकर हम विकसित भारत की कल्पना कर पाएंगे। आने वाले दिनों में उज्जैन और इंदौर में IIT है, उज्जैन की इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में आज हमने देश के लिए उज्जैन विज्ञान केंद्र का लोकार्पित किया। तारामंडल पहले था, नभोमंडल की जानकारी के बारे में मैं आज एक मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। मैं देश भर में हमारी विद्यार्थी, विशेष करके छोटे विद्यार्थी, कम उम्र के विद्यार्थी कैसे साइंटिफिक विचार के अनुयायी हो। हमारी शिक्षा पद्धति मेमोराइजेशन के आधार पर, रट्टा लगाने के आधार पर है। उसको कैसे सृजनशीलता के साथ जोड़ना, डिजाइन थिंकर बनाना, क्रिटिकल थिंकर बनाना, विज्ञान की विषयों को सरल भाषा में अनुभव करना, यह हमारी एक दायित्व रहती है। मैं बड़ा आदर के साथ, मेरे आज बड़े प्रसन्न हुई जब मैंने उज्जैन विज्ञान केंद्र को लोकार्पित होते हुए इसकी साक्षी बना। आज इस प्रकार के अनेक 3 दिन की अधिवेशन होगी, आप लोगों की विचार विमर्श होगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आफ्टर ऑल इस विमर्श की उद्देश्य क्या होनी चाहिए? एक तो उद्देश्य सबकी सहमति है, भारत को आने वाले दिनों में खुद की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ विश्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमको नेतृत्व लेना पड़ेगा। हम जब नेतृत्व की बात कहेंगे तब हम हमारे पुराने विषय को, हमारे देश में हजारों साल से अभी हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी में भारत की प्रस्तर युग से लेकर आज के समय तक, मैंने आज अप्रैल 3 तक जो वैज्ञानिक उपलब्धि है, 2 दिन पहले हमने भारत की स्कूल्स में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI के नई पाठ्यक्रम का लोकार्पण किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा, हमने दायित्व दिया है NCERT को, NCERT जल्द ही राज्यों की SCERT को उसकी कम्युनिकेशन करेगी, उसकी पाठ्य पुस्तक को हिंदी भाषा में हो या अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगी। हम भारत के विद्यार्थियों को पीछे रहने नहीं देंगे। इसीलिए 2047 तक हम एक साइंटिफिक पावर बन के उभरना है। लेकिन मित्रों, महाकाल में क्या करना है? महाकाल में साइंटिफिक स्टेटमेंट क्या निकलेगी? मित्रों, कॉलोनियल पीरियड की पहले, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व दिया हम सभी को, आने वाले 10 साल के अंदर 1835 में मैकॉले ने भारत की शिक्षा पद्धति को पटरी से उतारने का षड्यंत्र करके सफल हुए। आज समय आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं, देश में एक सामूहिक मानसिकता बन चुकी है। हमें पराधीनता की मानसिकता को, कॉलोनियल माइंडसेट से, मैकॉले माइंडसेट से बाहर आना है। मैं मानता हूं महाकाल में आज हम लोग निर्णय करें। काल गणना हमारी देन है, हमारी खोज है, हमारी विरासत है। इसको GST के नाम पे कॉलोनियल रूलर्स ने हमसे छीना था। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यूरोप को ले लिया गया, जबकि उसकी मूल केंद्र उज्जैन है, अवंतिका है, डोंगला है, यह मध्य भारत की भूखंड है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कहने से नहीं होगा, हमारी भारतीय विचार परंपरा की जो प्रतिद्वंदी है सदियों से, ये कहेंगे ये सांप सपेरों की जमात अंधविश्वास को लादना चाहता है। ऐसा नहीं है। कोई भी, आज मैं यहां आते आते 2-3 AI टूल्स को पूछा, मध्य रेखा
और कर का रक्षा क्या उज्जैन में मिलता है? उनका उत्तर है हाँ, उज्जैन तो नहीं लेकिन आसपास में है। चलो इतना तो मान लिया। हम भी तो कहते हैं डोंगला काल अधिवेशन की स्थल होगा डोंगला। मध्य भारत तो मान लिया, उज्जैन, इंदौर, भोपाल तो मान लिया। मित्रों, हमें एक समृद्ध, स्वाभिमानी, एक वैज्ञानिक राष्ट्र के नाते आने वाले दिनों में हम श्री मास्टर ऑफ टाइम, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम तक ये विमर्श को सीमित नहीं रखना है, इसको महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक ले जाना है। इसकी तार्किक निर्णायक समापन तब होगा जब हमने दुनिया को शून्य दिया है। आज एआई थिंकिंग के बारे में गहराई से अध्ययन करने से भारत की ज्ञान परंपरा जुड़ती है। सदियों पहले भारत के गणितज्ञ वैदिक गणित के माध्यम से क्लिष्ट विषय को समाधान कर सकते थे। आधुनिक विशेषज्ञ कहना शुरू किए हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई जैसे टूल को वैज्ञानिक दृष्टि से भारत की ज्ञान परंपरा से ही निकलती है। उसकी प्रमाण की आज आवश्यकता है, उसकी सिद्ध की आवश्यकता है। ऐसे ही आने वाले दिनों में ये समावेश, ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक इस विमर्श को ले जाए, इसी अपेक्षा, इसी शुभेच्छा के साथ आप सबको फिर एक बार इस अधिवेशन में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।